नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे सेल साइकिल, कोशिका चक्र के बारे में। तो देखिए, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं को अपने सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र या सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कोशिका के संपूर्ण जीवन चक्र को ही अपने क्या कहते हैं, सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका चक्र का अध्ययन जो किया वो होवर्ड तथा पेल्क नाम के वैज्ञानिकों ने किया। होवर्ड तथा पेल्क ने इसका सर्वप्रथम वर्णन किया। तो एक कोशिका जो विभाजन करती है, इस विभाजन से पहले तैयारियां करती है और इसके पश्चात विभाजित होती है। इस संपूर्ण क्रिया को ही अपने क्या कहते हैं, सेल साइकिल या कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। तो पहली अपनी जो प्रावस्था होती है उसे हम वृद्धि प्रावस्था के नाम से जानते हैं। कोशिका चक्र की जो पहली प्रावस्था है उसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था, और दूसरी प्रावस्था होती है इसकी विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था। तो देखिए, वृद्धि प्रावस्था के दौरान कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, इस कारण इस प्रावस्था को अविभाजित प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे हम विश्राम प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम कहते हैं इंटरफेज, और इसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज या एम फेज। तो देखिए, इन दोनों प्रावस्थाओं को सम्मिलित रूप से ही अपने सेल साइकिल के नाम से जानते हैं, कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। अर्थात कोशिकाएं विभाजन करने के लिए अपनी तैयारियां जो करती है उस फेज को अपने इंटरफेज के नाम से जानते हैं, और इसके पश्चात कोशिकाएं विभाजन करती है उसे हम माइटोटिक फेज या विभाजन प्रावस्था के नाम से जानते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इंटरफेज की अवधि अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की एक कोशिका जो होती है वो लगभग 25 घंटे की अवधि के दौरान इंटरफेज की क्रिया पूर्ण करती है। तो देखिए, यहाँ विश्राम प्रावस्था से तात्पर्य है कि कोशिकाएं किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर रही। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो इंटरफेज प्रावस्था होती है यह उपापचयी दृष्टि से सबसे क्या है, सक्रिय प्रावस्था है, सबसे सक्रिय प्रावस्था है। क्योंकि इस प्रावस्था के दौरान जो कोशिकाएं विभाजन करेगी, इस विभाजन के लिए आवश्यक जो घटक होंगे, अब आवश्यक घटक कौन से होते हैं, DNA हो गया, या फिर RNA हो गया, या फिर प्रोटीन हो गई, इन सभी घटकों का निर्माण जो होता है वो वृद्धि प्रावस्था के दौरान होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह उपापचयी दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था है। अगर अपनी बात करें इंटरफेज प्रावस्था की, तो इसे हमें 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। देखिए, पहला जो अपना इसका क्रम है उसे हम G1 फेज के नाम से जानते हैं, दूसरी प्रावस्था S फेज होती है, और तीसरी होती है G2 प्रावस्था। तो देखिए, यहाँ G1, S और G2 प्रावस्था के दौरान बनने वाले घटकों से संबंधित क्वेश्चंस अपने मोस्टली पूछे जाते हैं। तो G1 इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है। इसके दौरान क्या बनते हैं, एक तो mRNA का संश्लेषण होता है, दूसरा rRNA का निर्माण होता है, फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और लिपिड का संश्लेषण होता है। तो इन घटकों का निर्माण अपने G1 प्रावस्था के दौरान मुख्य तौर पे होता है। अपने को RNA और प्रोटीन आवश्यक रूप से इस प्रावस्था में याद रखनी है कि G1 या ग्रोथ फेज फर्स्ट के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उन्हें mRNA और प्रोटीन के नाम से मुख्यतः जानते हैं। तो यह इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था होती है।
देखिए विद्यार्थियों, अगर अपने बात करें कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रावस्था, तो कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रावस्था होती है इंटरफेज। और अगर अपने बात करें इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था, तो वो होती है जीवन फेज। ठीक इसी प्रकार विभाजन प्रावस्था जब हम पढ़ेंगे तो विभाजन प्रावस्था के दौरान हम देखेंगे कि तो प्रोफेज फर्स्ट विभाजन प्रावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। अगर अपने बात करें एस फेज की, तो इसे हम संश्लेषी या सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, संश्लेषी प्रावस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें किसी न किसी घटक का, किसी न किसी पदार्थ का संश्लेषण होता है, इसी कारण इसे हम क्या करते हैं, संश्लेषी फेज के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कि यहाँ डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। अर्थात अगर अपने बात करें कि किसी प्रारंभिक कोशिका में अगर डीएनए की मात्रा 3C है, तो अब उसके अंदर बढ़कर मात्रा दुगनी हो जाएगी, 6C हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एस प्रावस्था के दौरान डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ केवल डीएनए का द्विगुणन होता है, यहाँ गुणसूत्रों का द्विगुणन नहीं होता। अर्थात अगर कोशिका 2N है तो कोशिका क्या रहेगी, 2N ही रहेगी, इनके गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जीवन जो फेज होती है, इसमें जो क्रोमेटिन जालिका होती है वो धागेनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, और एस फेज के दौरान यह क्रोमेटिन जालिका अपने पूरक तंतुओं का निर्माण कर लेती है। अर्थात जो डीएनए होता है वो अपने समान ही डीएनए की नई मात्रा का संश्लेषण कर लेता है, इसी कारण इसे हम संश्लेषी फेज के नाम से भी जानते हैं। बात करें अपने G2 प्रावस्था की, तो G2 प्रावस्था के दौरान आरएनए का निर्माण होता है। इस प्रावस्था के दौरान तीनों ही प्रकार के आरएनए बनते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और स्पेशली उस प्रोटीन का जो कि तरकु तंतुओं का निर्माण करती है, अर्थात ट्यूबुलिन प्रोटीन का मुख्यतः इसके अंदर संश्लेषण होता है। तो यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि एस प्रावस्था के दौरान जो तारक केंद्र होते हैं उनका भी क्या होता है, द्विगुणन होता है। यहाँ जो तारक केंद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा तरकु तंतुओं का निर्माण होगा, उनका भी द्विगुणन होता है। तो तीनों प्रावस्थाओं को अपने इसी प्रकार से याद रखना है कि जीवन फेज के दौरान एमआरएनए, आरआरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का संश्लेषण होता है। एस प्रावस्था के दौरान मुख्य रूप से डीएनए का संश्लेषण होता है, तारक केंद्र का द्विगुणन हो जाता है, और G2 प्रावस्था के दौरान आरएनए, प्रोटीन का मुख्य रूप से संश्लेषण किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी प्रावस्थाओं में होता है, तो अपना आंसर आएगा G1 तथा G2 प्रावस्था में। देखिए विद्यार्थियों, यदि जीवन फेज के बाद, G1 प्रावस्था के बाद कोशिकाएं एस फेज के अंदर प्रवेश न करें, अर्थात डीएनए का इनके अंदर संश्लेषण न हो, तो ये कोशिकाएं अपने सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, अर्थात ये विभाजन में भाग नहीं लेती। इसे हम G0 प्रावस्था, G0 प्रावस्था या शांत प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो शांत प्रावस्था G1 प्रावस्था के बाद की वह स्थिति है जिसके दौरान कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती और कोशिका चक्कर से बाहर हो जाती है। तो ये था अपना कोशिका विभाजन पूर्व प्रावस्था या इंटरफेज का वर्णन। तो देखिए जीवन के दौरान आरएनए, दो प्रकार के एमआरएनए, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, डीएनए निर्माण करने वाले आवश्यक एंजाइम बन जाते हैं, और डीएनए के निर्माण के लिए उत्तरदायी नाइट्रोजन क्षारकों का निर्माण हो जाता है। एस प्रावस्था के दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, और G2 प्रावस्था के दौरान आरएनए तीनों ही प्रकार के बन जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड का द्विगुणन हो जाता है, प्रोटीन स्पेशली तरकु तंतुओं का निर्माण करने वाली और एटीपी का संग्रहण होता है, संश्लेषण होता है। और अब G2 प्रावस्था के बाद कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात अब G2 प्रावस्था के बाद कोशिका किसमें प्रवेश करेगी, विभाजन प्रावस्था में। तो अगला अपना जो चरण है वो है विभाजन प्रावस्था। तो देखिए विद्यार्थियों, G1, S और G2 प्रावस्था के बाद कोशिकाएं M फेज में प्रवेश होती है,
जिसे हम माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं, या इसे हम कहते हैं विभाजन प्रावस्था। तो देखिए विभाजन प्रावस्था, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें तो कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले तो देखिए परिभाषा अपने को वर्ड से ही दिखाई दे रही है कि कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिकाएं विभाजन क्यों करती हैं, सेल डिवाइड क्यों होती हैं? तो देखिए जैसे जैसे कोशिकाएं प्रौढ़ होती है, अर्थात जैसे जैसे कोशिकाओं की आयु बढ़ती है, तो इस आयु बढ़ने के साथ साथ इन कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा भी बढ़ जाती है, और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक का एक निश्चित अनुपात होता है। उस निश्चित अनुपात में अनियमितता आने के कारण जो केंद्रक होता है वो कोशिका के सभी भागों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ये कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती है, डिवाइड होती है। तो देखिए शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, या फिर गैमेट निर्माण के लिए, नए जीवों के निर्माण के लिए जो कोशिकाएं होती है वो विभाजन करती है। तो एक सूचकांक होता है जिसे हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, अर्थात केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का अनुपात जो है उसे हम KI के नाम से जानते हैं। इस KI में परिवर्तन के कारण जो केंद्रक का नियंत्रण है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं उस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए क्या करती है, कोशिकाएं विभाजन करती हैं। तो ये कोशिकाएं तीन प्रकार से विभाजित हो सकती हैं। पहला अपना प्रकार है असूत्री विभाजन, जिसे हम एमाइटोसिस के नाम से जानते हैं, एमाइटोसिस। दूसरा है अपना माइटोसिस, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, और तीसरा है मियोसिस, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एमाइटोसिस सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या बनने वाली कोशिका में समान रहती है और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो अपनी चर्चा करते हैं सबसे पहले असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री विभाजन या जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। तो सबसे पहले तो देखिए एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन रिमेक नाम के वैज्ञानिक ने चूहे की भ्रूणीय आरबीसी थी उसके अंदर की। देखिए असूत्री विभाजन सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, या इसे हम प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जानते हैं। अपने को ध्यान रखना है कि इस विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता, अर्थात तर्कु तंतु नहीं बनते। हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक उपस्थित है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अब क्या होगा, इस कोशिका के आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी लंबाई में बढ़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आनुवंशिक पदार्थ के विभाजन के पश्चात इस जेनेटिक मटेरियल के विभाजन के पश्चात कोशिकाओं में ग्रुप का निर्माण होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो हम यूं कहें कि इस प्रकार के कोशिका विभाजन के दौरान किसी भी प्रकार से तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता, और सबसे पहले कोशिका द्रव्य
सबसे पहले क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो विभाजित होता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन करता है, फिर कोशिका झिल्ली विभाजित हो जाती है और फिर एक कोशिका से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो हम कहें कि यह कोशिका विभाजन उन जीवों के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर सामान्यतः तारक के अंदर नहीं पाया जाता। तो तर्कु तंतु नहीं बनने के कारण ही इसे सबसे सरल प्रकार का या प्रत्यक्ष प्रकार का या आदिम प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अपने को ध्यान रखना है कि असूत्री जो कोशिका विभाजन होता है यह किन जीवों में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए प्रोकैरियोट्स, जिसके अंतर्गत जीवाणु मुख्य रूप से शामिल है। उन जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके बाद एक कोशिकीय शैवाल, जिसे हम क्या कहते हैं, यीस्ट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके बाद अगर अपने बात करें प्रोटोजोआ के सदस्य, जो कि सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनके अंदर भी असूत्री विभाजन पाया जाता है। और जो भ्रूणीय सेल है, फिटल सेल है, उसके अंदर भी असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके साथ साथ जो रुग्ण कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम कहें कि बीमार कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर भी क्या होता है, माइटोसिस प्रकार से सेल डिवीजन पाया जाता है। दूसरी बात ध्यान देने वाली, इसे असूत्री विभाजन क्यों कहते हैं? एक तो इसके अंदर सूत्र नहीं बनते, अर्थात तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता। दूसरा, इसके जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर विभाजन होता है वो बराबर मात्रा में नहीं होता, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ जो इनका विभाजन करता है वो बराबर मात्रा में दोनों कोशिकाओं में नहीं होता, उसकी मात्रा असमान होती है। इस कारण इसे हमें असूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो अपने को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल की माइटोसिस की जो क्रिया होती है वो किन जीवों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर, प्रोटोजोआ के सदस्यों के अंदर, भ्रूणीय कोशिका के अंदर और रुग्ण या बीमार कोशिकाओं के अंदर एमाइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, जो कि सबसे सरल प्रकार का, या हम यूं कहें कि आदिम प्रकार का, प्रत्यक्ष प्रकार का कोशिका विभाजन है। तो अगला जो अपना कोशिका विभाजन है वो है समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे हम माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, माइटोसिस जो नाम है या समसूत्री जो नाम है, इसे फ्लेमिंग ने दिया। फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किया और प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को दिया जाता है। और जंतु कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की। तो प्लांट सेल के अंदर जो समसूत्री विभाजन है, इसकी खोज 1875 के अंदर की गई, जबकि जंतु कोशिका में इसकी खोज 1879 के अंदर की गई। तो अगर अपने से पूछा जाए कि समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की, तो या तो ऑप्शन के अंदर दोनों नाम अपने को नहीं मिलेंगे, या फिर दोनों नाम मिले तो अपने स्ट्रासबर्गर नाम को इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि 1875 के अंदर प्लांट सेल के अंदर स्ट्रासबर्गर ने माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज की। अब अगर अपने बात करें कि समसूत्री की कोशिका विभाजन होता है वो किन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समसूत्री अर्थात इस प्रकार के कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाली डॉटर सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जनक कोशिका के बिल्कुल समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं के अंदर मुख्य रूप से उपस्थित होता है। कायिक कोशिकाएं वो होती है जो प्रजनन में भाग नहीं लेती और शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, उन्हें हम कायिक सेल के नाम से जानते हैं। तो उनके अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस की क्रिया पाई जाती है। तो देखिए, प्लांट सेल के अंदर जो जड़ और तने की
शीर्ष भाग होते हैं, उस शीर्ष भाग में उपस्थित कोशिकाएं समसूत्री कोशिका विभाजन करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभजोतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो लगातार डिवाइड करते हुए प्रांकुर से तने का और मूलांकुर से जड़ का विकास करती है और समस्त पादप भागों की वृद्धि करती है। तो तने में जड़ के शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं होती है मुख्य रूप से माइटोसिस क्रिया में भाग लेती है। जंतुओं के अंदर घाव हो जाने पर या फिर शरीर की वृद्धि और मरम्मत के दौरान या फिर कुछ प्राणियों में पुनरुद्ध भवन की क्रिया के दौरान जो नए अंगों का विकास होता है उस दौरान, जैसे छिपकली में पूंछ के कटने के पश्चात उसके स्थान पर नई पूंछ का आना, ये पुनरुद्ध भवन की क्रिया है जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही पूर्ण होती है। इसके अलावा पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है या जंतुओं के अंदर जो अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है वो क्रिया भी अपने माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर होती है। हम कह सकते हैं कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया है वो अगुणित कोशिका में और द्विगुणित कोशिका में दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण हो सकती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन आगे हम देखेंगे कि केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। तो देखिए समसूत्री विभाजन हमने ये देखा कि काय कोशिका में संपन्न होने वाली क्रिया है जिसे हम अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जानते हैं। शरीर की वृद्धि में, मरम्मत में यह सहायक होता है। अलैंगिक जनन की क्रिया के दौरान भी समसूत्री कोशिका विभाजन मुख्य रूप से भाग लेता है। तो संपूर्ण जो माइटोसिस सेल डिवीजन है इस क्रिया को अपने दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है, हमने असूत्री विभाजन या माइटोसिस के दौरान भी ये देखा कि पहले आनुवंशिक पदार्थ या केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जो घटक होते हैं उनका क्या होता है, द्विगुणन होता है और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक इसी प्रकार समसूत्री विभाजन के दौरान भी सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, केंद्रक का विभाजन। और इसके बाद जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अर्थात इस दौरान कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो अपने को सिंपल याद रखना है कि पहले चरण के अंदर अपने केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे चरण के अंदर अपने कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अपने बारी बारी से दोनों चरणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ समसूत्री कोशिका विभाजन के दो चरणों में अपने पहला चरण था कैरियोकाइनेसिस, अर्थात पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस क्रिया के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो केंद्रक के जो विभाजन की क्रिया होती है वो 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण अपना है, पहली अवस्था अपनी है प्रोफेज अवस्था, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी अवस्था है टेलोफेज अवस्था। इन चारों अवस्थाओं के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर प्लांट सेल है तो कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है, जिसके दौरान अंदर से बाहर की तरफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की प्लेट बनती है जो कि कोशिका द्रव्य को 2 भागों में विभाजित कर देती है और एक कोशिका 2 भागों में बंट जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर जंतु कोशिका है तो जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो खांच निर्माण विधि के द्वारा होता है और खांच निर्माण की यह क्रिया बाहर से अंदर की तरफ होती है, इसलिए इस क्रिया को अंतर्जात क्रिया के नाम से जानते हैं। इस दौरान कोशिका झिल्ली में बाहर से अंदर की तरफ खांच का निर्माण होता है और बनने वाली ग्रूव लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का, डॉटर सेल का निर्माण होता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अपने बारी बारी से सभी प्रकार की फेज या फिर अवस्था हमने ये देखा कि इंटरफेज प्रावस्था के दौरान जो केंद्रक झिल्ली होती है वो सुस्पष्ट होती है, इसके अंदर स्पष्ट केंद्रिका पाई जाती है और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में उपस्थित रहते हैं। यहाँ मैं रेड जाल के रूप में मात्रिक क्रोमेटिन जालिका को दर्शा रहा हूँ और ब्लैक के द्वारा पैतृक क्रोमोसोम या क्रोमेटिन जालिका को दर्शा रहा हूँ। देखिए यहाँ ये स्पष्ट कर देता हूँ मैं कि ये क्रोमेटिन जालिका ही कालांतर में क्या बनाएगी, क्रोमोसोम बनाएगी, गुणसूत्र बनाएगी।
तो किसी भी जीव के शरीर के अंदर पाई जाने वाली कायिक कोशिका में आधा भाग जो होता है वो पिता का क्रोमोसोम का होता है और आधा भाग माता के क्रोमोसोम का होता है। अगर किसी कायिक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 23 गुणसूत्र मातृक होंगे और 23 गुणसूत्र पैतृक होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इंटरफेज प्रावस्था के पश्चात कोशिकाएं जीवन S और G2 के बाद M फेज के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ हम M फेज या समसूत्री विभाजन की पहली प्रावस्था या पहला चरण कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक के विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 प्रावस्थाओं में बांटा है। तो देखिए प्रोफेज प्रावस्था के दौरान कौन से परिवर्तन होते हैं, मेटाफेज में कौन से होते हैं, एनाफेज और टेलोफेज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। और आप इसी प्रकार से तुलनात्मक रूप से ये जानकारियां ध्यान में रखोगे तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए भी इसका आसानी से अध्ययन कर सकते हो। तो देखिए प्रोफेज प्रावस्था के दौरान जो इंटरफेज अवस्था की क्रोमेटिन जालिका है वो संघनित होना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके द्वारा जो जल होता है इंटरफेज अवस्था के दौरान क्रोमेटिन जालिका से जल की हानि होती है, जिसके कारण क्रोमोसोम संगठित होना शुरू कर देते हैं, संघनित होना शुरू कर देते हैं, अर्थात इनकी लंबाई कम हो जाएगी और इनकी मोटाई अधिक हो जाती है। अब क्रोमेटिन जालिका किसमें बदल जाती है, क्रोमोसोम के अंदर बदल जाती है, गुणसूत्रों के अंदर बदल जाती है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि प्रोफेज अवस्था के दौरान जो केंद्रक झिल्ली है वो टूटना शुरू कर देती है और केंद्रक के में उपस्थित केंद्रिका भी विघटित होना शुरू कर देती है। तो ये मुख्य परिवर्तन अपने प्रोफेज अवस्था में होते हैं। साथ ही साथ सेंट्रियोल जो अपने इंटरफेज अवस्था के दौरान विभाजित हुए थे, अब विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेज अवस्था की ये मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें मेटाफेज की, तो बनने वाले जो क्रोमोसोम है, यहाँ मैं पुनः रेड के द्वारा मातृक गुणसूत्रों को और ब्लैक के द्वारा पैतृक गुणसूत्रों को दर्शा रहा हूं। तो यहाँ देखिए ये जो एक संरचना है इसे हम एक क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर इस प्रकार के 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। समझाने के लिए मैं 4 क्रोमोसोम को ही ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन करवा रहा हूं। तो देखिए मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है और इस मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे मेटाफेज अवस्था के नाम से जानते हैं। इस दौरान गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होती है वो मेटाफेज अवस्था होती है, आपको आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। एनाफेज प्रावस्था के दौरान तर्कु तंतुओं पर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं और टीलोफेज में विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्रों के पहुंचने के पश्चात प्रोफेज के सारी की सारी उल्टी क्रियाएं शुरू हो जाती है, विपरीत क्रियाएं शुरू हो जाती है। अर्थात प्रोफेज में जो केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू होती है वो अब टीलोफेज में बनना शुरू कर देती है। केंद्रिका जो प्रोफेज में विघटित होना शुरू करती है वो बनना शुरू कर देती है और इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक संश्लेषित हो जाते हैं, इनका निर्माण हो जाता है, जिनके अंदर क्रोमेटिन या फिर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो देखिए अपने देखते हैं कि प्रोफेज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो जल की हानि के कारण क्रोमेटिन जालिका होती है जो इंटरफेज के अंदर उपस्थित थी वो संघनित होना शुरू हो जाती है, मोटा होना शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। और ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े होते हैं। अर्थात एक गुणसूत्र के आधे भाग को अपने कहते हैं क्रोमेटिड और क्रोमेटिड जो है वो आपस में किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। अगर अपनी बात करें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की, तो प्रोफेज अवस्था में इनका विघटन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं, उस सेंट्रियोल के द्वारा क्या बनना शुरू हो जाते हैं, तर्कु तंतु बनना शुरू हो जाते हैं। अब कालांतर में इन्हीं तर्कु तंतुओं पर गुणसूत्र का सेंट्रोमियर भाग जुड़ेगा। देखिए यहां
23 क्रोमोसोम मातृक होते हैं और 23 पैतृक होते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, अर्थात ये जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या कहलाती है, क्रोमेटिड कहलाती है, और ये क्या है, एक क्रोमेटिड है। अर्थात अपने यूं कह सकते हैं कि यह जो अवस्था पाई जाती है, एक क्रोमेटिड और एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े होते हैं। इस प्रावस्था को अपने डायोड प्रावस्था के नाम से जानते हैं। तो डायोड प्रावस्था प्रोफेज अवस्था के अंदर अपने को दिखाई देती है। गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं, लंबाई इनकी कम हो जाती है, तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका टूटना शुरू कर देती है और गुणसूत्रों पर छोटी छोटी कणिकाएं दिखाई देना शुरू कर देती है, जिन्हें हम क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना, तारकाय जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में तारकाय के द्वारा क्या बनते हैं, तर्कुतंतु बनते हैं। तो इन्हें हम एस्ट्रल प्रकार का विभाजन कहते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो तारकाय नहीं पाया जाता, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग जो सेंटर होता है MTOC, उसके द्वारा यहाँ कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें हम एन एस्ट्रल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी अपनी प्रोफेज प्रावस्था। अगली प्रावस्था अपनी मेटाफेज अवस्था है। इसमें अपने को ध्यान रखना है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। सेंट्रोमियर का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है, ध्यान रखना आप। गुणसूत्र बिंदु अभी तक विभाजित नहीं हुए, गुणसूत्र भी अभी तक विभाजन नहीं किया है गुणसूत्रों ने, केवल गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं। इस दौरान गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संरचना के अध्ययन हेतु या इनके आकार के अध्ययन हेतु मेटाफेज क्या है, सर्वोत्तम अवस्था है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन कौन सी प्रावस्था के दौरान किया जाता है। तो गुणसूत्रों के आकार या संरचना का अध्ययन कौन सी प्रावस्था में किया जाता है, मेटाफेज प्रावस्था में किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो मध्यवर्ती प्लेट के ऊपर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं, ये गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर देते हैं, इसलिए आकार का अध्ययन इस प्रावस्था के दौरान करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे स्पष्ट गुणसूत्र मेटाफेज में दिखाई देते हैं। इस दौरान केंद्रक झिल्ली कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ देखिए, ये जो केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू कर देती है, ये केंद्रक झिल्ली अब पूर्णतः विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका भी पूर्णतः विलुप्त हो जाती है, और साथ ही साथ तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इन तर्कु तंतुओं के निर्माण में ट्यूबुलिन प्रोटीन 97% भाग लेती है, जबकि RNA 3% भाग लेता है। और ये वही ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिसका संश्लेषण G2 प्रावस्था के दौरान होता है। तो विद्यार्थियों, अपनी जो प्रावस्था है एनाफेज है अगली प्रावस्था। इस प्रावस्था के दौरान देखिए सेंट्रोमियर जो है वो क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। अब देखिए, सेंट्रोमियर की सहायता से जो गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए थे डायोड के रूप में, अब उनमें विभाजन हो जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देता है। इस दौरान आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सेंट्रोमियर है, दोनों तरफ के ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की तरफ होते हैं। गति के दौरान क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु जो है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ या सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर होते हैं, जबकि गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है वो मध्य भाग की तरफ होती है, मध्य की ओर भुजाएं स्थित होती है। तो देखिए, अब वास्तविक रूप में गुणसूत्रों का विभाजन हुआ है, अर्थात
46 गुणसूत्र ऊपरी ध्रुव की तरफ और 46 गुणसूत्र निचले ध्रुव की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें से 23 गुणसूत्र पैतृक होते हैं और 23 गुणसूत्र मात्रिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों का विभाजन या सेंट्रोमियर का विभाजन एनाफेज अवस्था के दौरान होता है और इस दौरान गुणसूत्र अलग अलग आकृतियों के दिखाई देते हैं, वी, जे, आई और एल प्रकार की आकृतियों के दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन, देखिए संरचना का अध्ययन तो किसमें होता है, मेटाफेज में, परंतु इनकी आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। इनके एनाटॉमी का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। तो अपने को अच्छी तरह से याद रखना है कि आकार का अध्ययन करने के लिए मेटाफेज अवस्था और आकृति का अध्ययन करने के लिए एनाफेज अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखिए विद्यार्थियों, लास्ट जो अपनी अंतिम प्रावस्था है, अंत्यावस्था या टीलोफेज प्रावस्था, इसमें सारी की सारी क्रियाएं प्रोफेज प्रावस्था के विपरीत होती है। इस कारण इस प्रावस्था को अपने क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था भी कहते हैं। तो देखिए प्रोफेज प्रावस्था के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं हुई थी, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हुई थी। तो यहाँ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होना शुरू हो जाती है, पुनः प्रकट होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अपने जो गुणसूत्र क्रोमेटिन जालिका के संघनित होने के कारण, जल आने के कारण बने थे, यहाँ ये गुणसूत्र जल पुनः अवशोषित करते हुए दोबारा से क्रोमेटिन जालिका में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये क्रियाएं प्रोफेज के विपरीत होने के कारण इसे हम रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था के नाम से जानते हैं। एनाफेज अवस्था के दौरान गति करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इनके चारों तरफ केंद्र के झिल्ली या केंद्रकीय कला का निर्माण होना शुरू हो जाता है, केंद्रिका पुनः बननी शुरू हो जाती है और अब एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक अपने को दिखाई देते हैं, अर्थात एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो गया है और प्रत्येक केंद्रक के अंदर भाग लेने वाली कोशिका के समान ही गुणसूत्र उपस्थित है। अगर अपने बात करें मनुष्य की कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम उपस्थित है जनक कोशिका के अंदर, तो यहाँ इस केंद्रक के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। इस प्रकार कैरियोकाइनेसिस की क्रिया अपनी टीलोफेज अवस्था के साथ संपन्न हो जाती है। तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का पहला चरण यहाँ पे अपना पूर्ण हो जाता है, जिसके दौरान केंद्रक के विभाजन करके दो केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। तो दोबारा से आप ध्यान दीजिए, प्रोफेज अवस्था के दौरान क्रोमेटिन जालिका टूटना शुरू कर देती है और क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था के दौरान बनने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं। इसके पश्चात एनाफेज अवस्था में ये सेंट्रोमियर विभाजन करते हुए विपरीत ध्रुवों की तरफ गुणसूत्र गमन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए एक गुणसूत्र पर 4 भुजाएं आपको दिखाई दे रही है, 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परंतु ये क्या है, सेंट्रोमियर से बंधे हुए, इसलिए इसे हम एक ही क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ प्रत्येक सेंट्रोमियर के विभाजित होने से क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। अब इन्हें हम अलग अलग गुणसूत्रों के नाम से जानते हैं। तो एनाफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं और टीलोफेज अवस्था के दौरान जो होता है गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात इनमें केंद्रक झिल्ली केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, तर्कुतंतु विलुप्त हो जाते हैं और एक ही कोशिका में 2 केंद्रक अपने को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से अपने टीलोफेज अवस्था के दौरान जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है और एक केंद्रक का विभाजन 2 केंद्रकों में हो जाता है। अब अगली जो अपनी फेज है वो है साइटोकाइनेसिस। तो विद्यार्थियों आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूं और आप कंपैरिजन करते हुए इनका अध्ययन करें। कैरियोकाइनेसिस की टीलोफेज अवस्था के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। यह निर्भर करता है कि कोशिका विभाजन में कौन सी कोशिकाएं भाग ले रही है। तो देखिए यदि जंतु सेल्स भाग ले रही है, जंतु कोशिकाएं भाग ले रही है, तो इनके अंदर जो
कोशिका द्रव्य विभाजन होगा वो खांच निर्माण विधि के द्वारा होगा। अर्थात एक कोशिका है, इस कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली में ग्रूव बनना शुरू हो जाएगा, खांच का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये खांच लगातार अंदर की तरफ वृद्धि करती रहेगी और एक कोशिका से कालांतर में दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और दोनों कोशिकाओं के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था कि केंद्रक उपस्थित रहता है और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। मनुष्य की अगर कोशिका की बात की जाए तो 46 यदि जनक सेल के अंदर है तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से जंतुओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो खांच निर्माण की विधि के द्वारा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर यह कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है। कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है। इस दौरान क्या होता है, एक प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल मध्य भाग में एक प्लेट का निर्माण होता है। यह प्लेट ईआर के द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, स्रावित पदार्थों के द्वारा बनी होती है। यह प्लेट लगातार अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती चली जाती है। यहाँ तो खांच निर्माण क्रिया के दौरान देखिए बाहर से अंदर की तरफ अर्थात अंतर्जात वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ अंदर से बाहर की तरफ वृद्धि हो रही है, जिसे हम बहिर्जात वृद्धि के नाम से जानते हैं। यहाँ उपस्थित केंद्रक के चारों तरफ का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है और अब एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और इन दोनों कोशिकाओं के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की समान होती है। यहाँ विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, ये जो मध्यवर्ती पट्टिका बन रही है इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। मध्यवर्ती पट्टिका किससे बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो ये था अपना साइटोकाइनेसिस, जो कि समसूत्री विभाजन के दौरान हमने पढ़ा। तो साइटोकाइनेसिस जो है शब्द वो वाइटमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, आप ध्यान में रखना। साइटोकाइनेसिस शब्द किसने दिया, वाइटमैन ने दिया। वाइटमैन ने इस शब्द का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से अपना समसूत्री कोशिका विभाजन, या हम यूं कहें कि माइटोसिस जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बनने वाली कोशिका जो होती है वो मूल कोशिका के समान होती है। माइटोसिस की क्रिया अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो ये कोशिका पटलिका जो होती है ये केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर खांच का निर्माण होता है जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। आप ध्यान में रखना, गोल्जी काय के द्वारा उत्पन्न वेसिकल्स से फ्रेगमोप्लास्ट जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वो परस्पर मिलकर इस मध्यवर्ती पटलिका का निर्माण प्रारंभ करते हैं, जिस पर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के स्तुलन के द्वारा ये लगातार मोटाई में बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार से एक प्लांट सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो विद्यार्थियों, माइटोसिस सेल डिवीजन अपने को पता है कि काय कोशिका में पाया जाता है। अब अपने इसके इंपॉर्टेंस या महत्व का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जीवों की जो शारीरिक वृद्धि होती है या कायिक वृद्धि होती है, इस कायिक वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन अपना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ स्पोर या बीजाणु निर्माण की क्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा सामान्यतः संपन्न होती है। साथ ही साथ शरीर की वृद्धि के लिए या फिर जंतुओं और पादपों में घाव भरने की क्रियाओं के लिए पादपों में कटी हुई टहनियों के स्थान पर नई टहनियों के उत्पन्न होने में और कुछ जीवों के अंदर पुनरुद्ध भवन की क्रिया में ये समसूत्री विभाजन सहायक होता है। साथ ही साथ गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रखने में यह सहायक होता है। हमने देखा कि भाग लेने वाली कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 थी और बनने वाली कोशिका के अंदर भी, डॉटर सेल के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या
46 ही होती है, तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखने में ये कोशिका विभाजन सहायक होता है। अलैंगिक जनन की सारी क्रियाएं वो होती है समसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से अपना समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य अनुपात को स्थिर बनाए रखने में भी माइटोसिस सेल डिवीजन महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने माइटोसिस सेल डिवीजन को दो भागों में बांटा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को हमने पुनः 4 भागों में बांटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक इसी प्रकार साइटोकाइनेसिस को हमने पुनः 2 भागों में डिवाइड किया। अगर जंतु कोशिका है तो खांस निर्माण विधि के द्वारा, और अगर पादप कोशिका है तो कोशिका पटलिका निर्माण विधि के द्वारा। पटलिका निर्माण विधि के द्वारा अपना कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है। प्रोफेज अवस्था के दौरान हमने ये देखा कि गुणसूत्रों का निर्माण होना शुरू हो जाते हैं, वो संघनित होना शुरू हो जाते हैं। मध्य अवस्था के अंदर, मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट का निर्माण करते हैं, एक ही यहाँ पे सेंट्रोमियर की सहायता से बंधे होते हैं। फिर सेंट्रोमियर का विभाजन एनाफेज में प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ तर्कतंतुओं की सहायता से गमन करना शुरू कर देते हैं। तो गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन मेटाफेज में और गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था के दौरान किया जाता है। टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक कला केंद्रिका पुनः प्रकट होना शुरू हो जाती है और क्रोमेटिन जालिका के अंदर गुणसूत्र पुनः बदलना शुरू कर देते हैं। इसके पश्चात जंतु कोशिका है तो खांस निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, और अगर पादप कोशिका है तो कोशिका पटलिका विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक कोशिका से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। बनने वाली कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे, डॉटर सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही पाई जाती है। समान गुणसूत्रों की संख्या के कारण इसे हमें समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि, मरम्मत तथा पादपों की लंबाई को बढ़ाने में, पादपों की कटी हुई टहनियों के स्थान पर नई टहनियों के लाने में, अलैंगिक जनन के द्वारा संतति उत्पन्न करने में सहायक होता है। एक युग्मनज, जो जंतु कोशिका की बात करें तो एक कोशिका जीवन की प्रथम कोशिका होती है। इस युग्मनज के अंदर सारे विभाजन जो होते हैं वो समसूत्री प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है और फिर शिशु अवस्था का विकास होता है, और फिर शिशु का शरीर वृद्धि करते हुए आकार में बढ़ोतरी करता है। तो हम कह सकते हैं कि कायिक वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन एक आवश्यक क्रिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले अपने वीडियो के अंदर अपने मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में या फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे।